कंबाइनिंग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग आपको समझ आ गया, ठीक है। जेंडर डिफरेंस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अनट्रेन्ड मेल हैव ग्रेटर एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ देन अनट्रेन्ड फीमेल, ठीक है ना। अब देखें, जैसे आप और आपके भाई साहब, अब आप दोनों जा रहे हैं, बहन भाई सेम एज के हैं, जस्ट डिफरेंस ये है एक साल आप बड़ी होंगी या एक साल आपका भाई बड़ा होगा। आप दोनों जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए। अब ट्रेनिंग करने के लिए वो आप दोनों की इनिशियल फिटनेस को चेक करेगा। तो इतना तो आपको पता है कि भाई की इनिशियल फिटनेस आपसे कहीं ज्यादा होगी, ऐसा ही होगा ना। स्ट्रेंथ रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मसल्स, आपकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि आपका मसल्स का एरिया, मसल्स की बल्क, मसल्स के फाइबर्स कितने हैं। There does not appear to be a gender differences in response to strength training. लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगी, मेल फीमेल की इनिशियल फिटनेस अलग हो सकती है, लेकिन मेल फीमेल की ट्रेनिंग की इम्प्रूवमेंट सेम होती है। ये वही बात लिखी हुई, रिस्पॉन्स जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को देना है उसके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं आता। दोनों तरफ से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की का रिस्पॉन्स अच्छा होता है। जैसे आप और आपके भाई जब जाओगे, इनिशियल फिटनेस भाई की ज्यादा होगी, लेकिन आप लोग जब ट्रेन होकर निकलोगे तो आप दोनों की इम्प्रूवमेंट इक्वल होगी, डिफरेंस इक्वल होगा, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, क्या किया जाए फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। स्टैटिक ट्रेनिंग्स, स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग्स, कंटिन्यूस होल्डिंग आ स्ट्रेच पोजीशन। स्टैटिक स्ट्रेचिंग और डायनामिक स्ट्रेचिंग, ये दोनों क्या हैं। स्टैटिक मीन्स रुकी हुई, डायनामिक्स चलती हुई, स्ट्रेचिंग मीन्स खींचना। तो रुका हुआ खींचना यानी कंटिन्यूस होल्डिंग आ स्ट्रेच पोजीशन। आप सब लोग किस पे लेक्चर ले रहे हो, मोबाइल पे। यस मैम। चलो मेरे साथ एक एक्सरसाइज करो, अच्छा रहेगा। हैंड फ्री लगी हुई है, मोबाइल नीचे रख दो। स्टैटिक स्ट्रेचिंग बताती हूँ मैं आपको कैसे होती है। अब देखें, लेफ्ट साइड पे ट्रेपीजियस का स्ट्रेच देना है हमें, स्टैटिक। तो मेरे बच्चों, लेफ्ट साइड का हाथ अपने शोल्डर पे रखो और शोल्डर को नीचे दबाना है। राइट साइड का हैंड लेफ्ट साइड के कान के ऊपर रखो, लेकिन कहां से जाएगा, सर के ऊपर से जाएगा। पोजीशन बना ली सबने। पोजीशन बनाओ। मैम लेफ्ट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे रखना है या राइट शोल्डर पे। लेफ्ट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे रखो, राइट हैंड सर के ऊपर से घुमाकर लेफ्ट वाले एयर को पकड़ो, लेफ्ट वाले एयर के ऊपर रखो। जी मैम कर लिया। पोजीशन बन गई, दैट्स गुड। अब इस पोजीशन को आपने क्या करना है, स्ट्रेच करना है ट्रेपीजियस का। अब दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर ले जाओ फोर्सफुली, शोल्डर नीचे और सर दूसरी तरफ। ये है आपकी स्टैटिक स्ट्रेचिंग ऑफ ट्रेपीजियस। इसको रोको 1 मिनट। ठीक है, अब हम इस पूरे पैरा को पढ़ते हैं, इसको रोक कर। सही है, रोक के रखें स्ट्रेचिंग को और एक्सरसाइज किया करें, फिट नहीं रहना, आगे नहीं चलना, आगे नहीं बढ़ना। और देखें स्टैटिक स्ट्रेचिंग, मैंने भी स्ट्रेच किया हुआ है, आप भी स्ट्रेच करें, इसको रोकें। कंटिन्यूअस होल्डिंग अ स्ट्रेच पोजीशन इज नोन एज स्टैटिक स्ट्रेचिंग। इस वक्त हम सब कंटिन्यूअस होल्डिंग स्ट्रेच पोजीशन में है, एग्री सब है ना। यस मैम। बिल्कुल, प्रीफर्ड करो टेक्निक को। जो टेक्निक आप करना चाह रहे हो उसके लिए अपनी क्वालिटी, अपनी एक प्लान बनाओ, एक स्ट्रॉमिंग करो ब्रेन की, और वो ये कि मैं लेस चांस ऑफ इंजरी वाला काम करूं, लेस चांस ऑफ सोरनेस वाला काम करूं, मैं लेस मसल स्पिंडल एक्टिविटीज करवाऊं। ये होंगी मेरी प्रिफर्ड टेक्निक। मैंने ट्रेपीजियस ही क्यों चूज किया, क्योंकि इस वक्त आप सब देख रहे हो मोबाइल, मोबाइल को
देखते हुए आपका हेड डाउन है और हेड डाउन करने से आपका ट्रेपीजियस सबसे ज्यादा स्पाज्म में जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने ट्रेपीजियस की आपको स्ट्रेचिंग बता दी। अब स्ट्रेचिंग को थोड़ा चेंज करो और स्लाइड को हम आगे करते हैं। स्ट्रेचिंग को चेंज करने का मतलब है लेफ्ट हाथ आपका लेफ्ट शोल्डर पे ही है, राइट वाला हाथ ऊपर से घुमाकर अपने सर पे रखे, सर पे हाथ रखा, अपनी चिन को राइट शोल्डर की तरफ मूव करें, यानी मैं कह सकती हूँ आप अपनी नेक पे राइट रोटेशन करें। मेरी बात समझ आई? नेक के ऊपर राइट रोटेशन करें, राइट साइड की तरफ ले जाए। अब पोजीशन बन गई है, सबकी बन गई। अब इसको करो स्ट्रेच। यस मैम। अब इसको स्ट्रेच करो, शोल्डर को, लेफ्ट शोल्डर को लेफ्ट हाथ से नीचे, राइट हाथ से अपने हेड को राइट साइड टर्न करके खींचो। ये हो रही है स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस। हियर इज द स्ट्रेचिंग ऑफ लोअर फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस। करके देखिए बेटा, करके रखें, करके रखें। प्रोप्रोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, PNF, मैं इसी की तो बात कर रही थी, इसी की तो मैं बात कर रही थी कि मूवमेंट पैटर्न पे काम करता है, मूवमेंट पैटर्न पे काम करता है, मसल्स को रीएजुकेट करवाता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल बीइंग स्ट्रेच्ड, ठीक हो गया। चलें ये स्ट्रेचिंग छोड़ दें, अब हम करते हैं दूसरी स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब हम करते हैं PNF, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेक, ठीक है बेटा। दोनों हाथों की उंगलियां मिलाएं आपस में, मिलाने के बाद सर के पीछे रखें, यानी अब आपकी जो एल्बोज हैं वो पॉइंटेड हैं अपवर्ड, ऐसा ही है। और आपने दोनों हाथ रखे हैं हेड के पीछे। अब आप फोर्स लगाओ अपने हाथों से नेक फ्लेक्शन की, और नेक से फोर्स लगाओ नेक एक्सटेंशन की। रिलैक्स, 30 सेकंड फिर से फोर्स लगाओ। ये आपकी आइसोमेट्रिक नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइज, इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। पीछे दबाओ हाथ को, सर को दबाओ पीछे एक्सटेंशन की तरफ, और हाथ से एक्सटेंशन को रोको फोर्सफुली। आपका हेड 1 इंच भी मूव नहीं करना चाहिए, 1 सेंटीमीटर भी आपका हेड मूव ना करे, वहीं फिक्स हो जाए, न्यूट्रल पोजीशन में ही फिक्स हो जाए, लेकिन आप फोर्स लगाओ एक्सटेंशन की। इस एक्सरसाइज का नाम बताएं जरनाशा, इस एक्सरसाइज का नाम बताएं जो हम कर रहे हैं इस वक्त। मैम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, PNF, आइसोमेट्रिक नेक एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सरसाइज, एग्जैक्टली, जबरदस्त। चलें जी, हो गए हमारे पास। इसके बाद चलते हैं, छोड़ें इसको। 30 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट किया करें, 30 सेकेंड रेस्ट, फिर 30 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट किया करें। बहुत जरूरी है बेटा, ये चीजें बहुत जरूरी है। डायनामिक स्ट्रेचिंग, बायलेस्टिक स्ट्रेचिंग मूवमेंट। डायनामिक स्ट्रेचिंग बेटा, पेंडुलर मूवमेंट, कभी पेंडुलम चलते हुए देखा है फिजिक्स में? घड़ी के नीचे कभी पेंडुलर मूवमेंट देखी है उसकी? यस मैम। एग्जैक्टली। अब आप मेरे साथ ही बैठे हुए हो, ठीक है, और मैंने किया हुआ है अपने आर्म को सीधा। मैं अपने आर्म को सीधा करके ना, बिल्कुल मेरा बाजू बिल्कुल सीधा है बेटा, और मैं अपने बाजू की करवा रही हूँ हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है, करवाते जाओ। बिल्कुल फ्री छोड़ के अपने बाजू को हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन करो।
तो आप देखोगे कि मूवमेंट करते हुए स्पीड के साथ करनी है बेटा। मूवमेंट करते हुए आपका बाजू कभी कभी जरूरत से ज्यादा आगे चला जाता है, उससे ये होता है कि आपका कैप्सूल स्ट्रेच होता है, ठीक है। और ये जो कैप्सूल में स्ट्रेच आता है इसे हम कहते हैं डायनामिक स्ट्रेचिंग यानी बायलिस्टिक स्ट्रेचिंग, ठीक है बेटा। ये बात समझ आ रही है? मैम कैप्सूलिक स्ट्रेच को कहते हैं? इसे कैप्सूल स्ट्रेच कहते हैं। नहीं मैम, जो आप कह रही है ना वो एक्स्ट्रा चले जाते हैं तो कैप्सूल हमारे स्ट्रेच होते हैं। हाँ, कैप्सूल, सॉफ्ट टिश्यूज, उसकी मेम्ब्रेन, ये सारे लिगामेंट्स, हमारे ये सारी चीजें यहाँ पे स्ट्रेच हो रही हैं। हम जर्नल करें बेटा, अगर हम स्पेसिफिक करेंगे ना तो स्पेसिफिक एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी कि कैप्सूल स्ट्रेच की स्पेसिफिक एक्सरसाइज क्या है, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेच की स्पेसिफिक एक्सरसाइज क्या है, टेंडन स्ट्रेच करने की स्पेसिफिक एक्सरसाइज क्या है, और वो मैं आपको बताऊंगी मैनुअल थेरेपी के सब्जेक्ट में, थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस के सब्जेक्ट में इन नेक्स्ट सेमेस्टर। मैं आपको जर्नल बता रही हूँ। ये होती है डायनेमिक स्ट्रेचिंग। ये डायनेमिक स्ट्रेचिंग करते करते जो मुझे हल्का फुल्का सा स्ट्रेच महसूस हो रहा है, ये हो रहा है किस लिए? इसे हम बायलिस्टिक स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब छोड़ो, आप करो सरकमडक्शन ऑफ शोल्डर, सरकमडक्शन ऑफ शोल्डर करो जल्दी से। आप देखो आपको कितना स्ट्रेच महसूस होगा। वैसे स्टूडेंट्स मेरा भी बुखार उतर गया एक्सरसाइजेस करने से। आप लोग भी करें इसकी मूवमेंट को, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। इससे बेटा फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी जी। मैम आप एक बार ना इन सबका नाम बता दिएगा दोबारा, जो आपने पहले भी करवाया ना वो ठीक है, ट्रेपीजियस का। ठीक है। और फिर ट्रेपीजियस को, इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक ट्रेपीजियस मिडल फाइबर स्ट्रेचिंग, जो हमने बिल्कुल सीधा कान से पकड़ के किया, ठीक। और जिसमें हमने रोटेशन ऐड की ना, वो है आइसोमेट्रिक लोवर फाइबर ट्रेपीजियस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है। इसके अलावा जो हमने पीएनएफ में किया वो थी हमारे पास आइसोमेट्रिक नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। और जो हमने डायनेमिक स्ट्रेचिंग ये वाली की है, ठीक है, इसे कहते हैं बायलिस्टिक स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स या बायलिस्टिक स्ट्रेचिंग शोल्डर सरकमडक्शन, बायलिस्टिक स्ट्रेचिंग शोल्डर सरकमडक्शन, ठीक है बेटा। नाम मूवमेंट पैटर्न ज्वाइंट को देखकर बनाते हो आप, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं। ईयर 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 राउंड कंडीशनिंग फॉर एथलीट्स पीरियोडाइजेशन, नाम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग होगा इसलिए याद करने की जरूरत नहीं। पीरियोडाइजेशन, पीरियोडाइजेशन का मतलब है बेटा देखो, एक एथलीट है ना, जैसे स्पोर्ट्स क्रिकेटर है, क्रिकेटर का भी एक होता है ऑफ सीजन जिसमें उसे क्रिकेट नहीं करनी होती, एक होता है प्री सीजन जिसमें उसको क्रिकेट के सिलेक्शन के लिए जाना है, और एक होता है इन सीजन जिसमें उसे क्रिकेट को खेलना है। फिर से मेरी बात सुने, क्रिकेटर है ना, वो जब क्रिकेट्स नहीं हो रही, जैसे कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट्स बिल्कुल भी नहीं हो रही, ऑफ सीजन, ये है उसकी ऑफ सीजन, ठीक है। इसमें भी उसको ट्रेनिंग चाहिए, उसे हम कहते हैं ऑफ सीजन कंडीशनिंग यानी ऑफ सीजन ट्रेनिंग, ठीक। उसके बाद होता है बेटा प्री सीजन, यानी क्रिकेट स्टार्ट होनी है जाकर जनवरी में, तो दिसंबर में क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन के लिए सारे खिलाड़ियों को बुलाएगा, उसका फिटनेस टेस्ट लेगा। तो अब मुझे प्री सीजन कंडीशनिंग करवानी है ताकि मैं सिलेक्ट हो सकूं, तो मैं वो करवाऊंगी दिसंबर का पूरा महीना ताकि मैं जनवरी में सिलेक्ट हो सकूं, तो वो मेरी कंडीशनिंग होगी प्री सीजन कंडीशनिंग, ठीक है। मैं सिलेक्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और जनवरी में मेरा जो है वो क्रिकेट स्टार्ट है। अब ड्यूरिंग क्रिकेट, ड्यूरिंग होल जनवरी, ड्यूरिंग डिफरेंट मैचेस, मेरी जो कंडीशनिंग होगी या जो ट्रेनिंग होगी उसे मैं कहूंगी इन सीजन कंडीशनिंग। एग्री विद माय पॉइंट? ये तीन बातें आपको समझ आई? इसे कहते हैं पीरियोडाइजेशन। अतरुबा, पीरियोडाइजेशन समझ आई?
अतरुबा चुप चुप क्यों है? ऑफ सीजन कंडीशनिंग प्रिवेंट एक्सेसिव वेट गेन। अब देखो ऑफ सीजन की ट्रेनिंग जो होती है ना बेटा, वो जरूरी क्यों है? वो जरूरी इसलिए है कि वो एक्सेसिव वेट गेन को खत्म रोकेगी, यानी आप मोटे नहीं होगे। मेंटेन करेगी आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को, जो खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए आपने ट्रेनिंग की और जो स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस गेन की, उसकी बैलेंस, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए आप ऑफ सीजन भी जिम ज्वाइन रखते हो। मेंटेन बोन एंड लिगामेंट स्ट्रेंथ। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं आप इतने लेजी हो गए, घर में बैठे सोए, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ की नहीं, और जब क्रिकेट खेलने निकले तो एक ही झटके से आपका एसीएल टियर हो गया, घुटना ही निकल गया। आप अपने लिगामेंट्स और बोन की स्ट्रेंथ रखते हो, मेंटेन करते हो अपने स्किल के लेवल को। ऐसा ही है, ऑफ सीजन ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है। प्री सीजन कंडीशनिंग क्यों जरूरी? प्री सीजन कंडीशनिंग इसलिए जरूरी कि इंक्रीज टू मैक्सिमम द एनर्जी सिस्टम यूज्ड इन पर्टिकुलर सपोर्ट। अब सिलेक्शन के लिए ऑब्वियसली मुझसे काम करवाएंगे, वो मुझसे एक गेम खिलवाएंगे ना, 3 घंटे का क्रिकेट एक करवाएंगे, उसमें मेरा फिटनेस टेस्ट देके मुझे सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं अपने पास इतनी एनर्जी रखूं, ऑफ सीजन में एक्सरसाइजेस मैंने कम की, तो प्री सीजन में मुझे एक्सरसाइजेस ज्यादा करनी है, तभी तो मैं इन सीजन तक पहुंच सकूंगा। समझ आई आपको? एनर्जी सिस्टम्स को मैक्सिमम यूज करवाना सिखाऊंगा। जो आहिस्ता, जो हल्की हल्की मेंटेनेंस हो रही थी मेरी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की, अब मैं प्रॉपर VO2 मैक्स और लैक्टेट फेस्फेट थ्रेशोल्ड पे काम करूंगा। इन सीजन कंडीशनिंग क्या होगी? मेरी इन सीजन कंडीशनिंग वो होगी जो कि मैं खेलते हुए अपने फिटनेस लेवल को बरकरार रखूंगा। एक मैच के बाद वार्म अप, वर्कआउट यानी मैच, कूल डाउन के बाद मैं जाकर रात को सोऊंगा नहीं, मुझे जिम करना है, क्योंकि मुझे उस पूरे सीजन में, वो जो 3 महीने मुझे क्रिकेट खेलनी है, उस 3 महीने की डिफरेंट क्रिकेट के बीच में मैं फिट रहूं, उसे कहूंगे इन सीजन कंडीशनिंग। ईयर राउंड कंडीशनिंग फॉर एथलीट सजेस्टेड करता है एक्टिविटीज फॉर द वेरियस फेजेस ऑफ ईयर राउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑफ सीजन में बेटा आपने वेट ट्रेनिंग करनी है, रनिंग करनी है, रनिंग एंड्योरेंस के लिए, वेट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ के लिए, स्किल की प्रैक्टिस करनी है, वो जो लास्ट पॉइंट था उसका, स्किल को एनहेंस करने वाला, स्किल की प्रैक्टिस, ये वो करनी है आपने। अदर पार्टिसिपेंट्स इन अदर स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेशन इन अदर स्पोर्ट्स, अपनी खेल नहीं ना तो दूसरी खेल्स भी खेलो। दूसरी खेल्स खेलने से ये होगा ना बेटा, आप एक्टिव रहोगे, आप काम कर सकोगे। ठीक है, चले प्री सीजन। प्री सीजन में वही वेट ट्रेनिंग करो, यानी यहाँ अगर आप कम करते थे यहाँ ज्यादा करो, रनिंग यहाँ कम थी तो यहाँ ज्यादा करो, स्किल की प्रैक्टिस भी ज्यादा करो। यहाँ था कि आप दूसरी गेमों में लग जाओ, लेकिन यहाँ था कि अपनी ही गेम को ठीक करने के लिए और अच्छा करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाओ, और प्रैक्टिस करो और स्ट्रेटजीज बनाओ, अपनी ही गेम पे फोकस करो, क्योंकि यू आर बैक टू द वर्क ना, बहुत जल्दी तो आप अपने खेल की तरफ जा रहे हो फिर से। इन सीजन मेंटेनेंस प्रोग्राम, इन सीजन आप अपने प्रोग्राम को यानी अपनी स्पोर्ट्स को जारी रखने के लिए उसे मेंटेन करोगे, ऐसा ही है। ठीक है, कॉमन ट्रेनिंग मिस्टेक्स क्या है बेटा? एक तो ओवर ट्रेनिंग हो जाती है कभी कभी। ठीक है, ट्रेनर ही इतना अनाड़ी था, उसे पता ही नहीं है कि मेरा टारगेट है 1.5 महीने के बाद मैंने 60 kg उठाना है। उसने तो मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मैं 90 kg तक उठा सकता हूँ, लेकिन अब 1.5 महीने के बाद जब मैं एक्सरसाइज करने बैठूंगा तो मेरी ओवर ट्रेनिंग हो चुकी है, मैं 90 kg का मैं अपना 60 भी नहीं उठा सकता, और उसके बाद मेरा डिक्लाइन भी ज्यादा होगा, मेरी रिवर्सिबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। अंडर ट्रेनिंग, मैंने उसे कहा था कि 60 kg उठाने जितना मुझे ट्रेन कर देना 1.5 महीने में, लेकिन वो इतना स्लो जा रहा है कि 1.5 महीने में मैं मुश्किल से 50 kg उठाना शुरू हूँ। बात समझ आई? परफॉर्मिंग नॉन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, मैंने उसे कहा कि मैं थ्रो बॉल प्लेयर हूँ, मैंने आप लोगों को भी बताया ना कि मैं थ्रो बॉल प्लेयर हूँ, अब मैं अपने ट्रेनर को कहूंगी कि मैं थ्रो बॉल प्लेयर हूँ, और उस ट्रेनर ने क्या किया, उस ट्रेनर ने मुझसे ट्रेडमिल चलवाई है। यार ट्रेडमिल क्यों? मैं टिबिलिस इंटीरियर पे, हैमस्ट्रिंग पे कार्डियोवास्कुलर कंडीशनिंग, चलो वो तो ठीक है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशनिंग तो मेरी होनी चाहिए,
लेकिन उसने मुझे फर्दर किस पे ले गई है, क्वाड्रिसेप्स के आइसोमेट्रिक्स पे ले गई है। उसकी क्या जरूरत है भाई, तुम मेरे पेक्टोरल पे काम करो, ठीक है, तुम मेरे पेक्टोरल पे काम करो ना, तुम मुझसे वेट लिफ्ट करवाओ, तुम मुझसे वेट थ्रो करवाओ, ठीक है, तुम मुझसे बॉक्सिंग एक्शंस करवाओ, तुम सेरेटस इंटीरियर पे काम करो। समझ आ गई? नॉन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, ये इसकी ट्रेनिंग मिस्टेक्स हैं। फेलियर टू शेड्यूल अ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान, जैसे मैं जनाब चली गई हूँ आशीष कुमार के पास, ठीक है, आशीष कुमार से मैंने कहा कि मुझे 1.5 महीने की ट्रेनिंग प्लान दे दो, मुझे 1.5 महीने के बाद ये परफॉर्मेंस करनी है। आशीष कुमार ने मुझसे कोई 50,000 तक ले लिए और मुझे ट्रेनिंग प्लान बनाकर दे दिया पूरे 2 महीने का, और कहा 2 महीने ये ट्रेनिंग करो, तुम इतनी ट्रेन हो जाओगी, सारे काम कर लोगी। अब वो जो 2 महीने की ट्रेनिंग प्लान था, मैं उस शेड्यूल को फेल हो गई क्या करने में, इम्प्लीमेंट करने में सीखने में मैं फेल हो गई। कसूर किसका है? आशीष का, मेरा? आशीष का कसूर है। आशीष, आप सुन रहे हैं मेरी बात? या तो मेरा 50,000 वापस करें, ठीक है, या फिर मुझे नेक्स्ट प्लान बना कर दें। जल्दी से बताएं। आशीष भी सो रहा है, तो बुरे लगते हैं ना मुझे चुप हुए हुए बच्चे। चले, फेलियर टू टेपर बिफोर अ परफॉर्मेंस। मैंने इतनी 1.5 महीने ट्रेनिंग की, 60 kg 60 kg 60 kg, और जब 60 kg उठाने वेट लिफ्ट करने वाला टाइम आया मेरे ऊपर, उससे एक दिन पहले आई एम गोइंग टू टेपर बिफोर द परफॉर्मेंस। मैं नहीं कर सकी उसकी प्रैक्टिस, तो मैंने क्या किया, मैंने लॉस कर दिया। सो नहीं रहे हैं मैम, तो बेटा आप माइक पे बात किया करो, मुझे अच्छा लगता है। वेल, सिम्टम्स ऑफ ओवर ट्रेनिंग, ये ओवर ट्रेनिंग है ना, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। सिम्टम्स ऑफ ओवर ट्रेनिंग ये है कि डिक्रीज इन, यानी आप परफॉर्मेंस में कम हो गए, तो इसका मतलब आपकी ओवर ट्रेनिंग हो गई थी, इस वजह से आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो गई। क्रॉनिक फिटीग, इतनी ओवर ट्रेनिंग आपने की, कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा, इंट्री टेस्ट का टाइम आता है, तो स्टूडेंट इंट्री टेस्ट से पहले 2 घंटे, मतलब पूरी रात, इंट्री टेस्ट से पहले की पूरी रात पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि इंट्री टेस्ट के टाइम पे उनका दिमाग इतना माउफ हो जाता है कि वो परफॉर्म ही नहीं कर सकते। वो कहाँ चले जाते हैं? वो क्रॉनिक फिटीग में चले जाते हैं। लॉस ऑफ बॉडी वेट, आपने इतनी ओवर ट्रेनिंग की कि आप जो उसके लिए एलिजिबल थे, अपना बॉडी वेट लॉस करके अनएलिजिबल हो गए। इंक्रीज नंबर ऑफ इन्फेक्शन, ओवर ट्रेनिंग ज्यादा धूप में करनी पड़ गई बिकॉज डिजीज। साइकोलॉजिकल स्टेलनेस, थक गए, बहुत जल्दी बेजार हो गए ट्रेनिंग कर करके, और अब आपका दिल है यार ये दिन आए, मैं जीतूं या हारूं, बस मैं परफॉर्म करके जान छुड़वाऊं, मैंने क्यों पार्टिसिपेट कर लिया इस गेम में। समझ आई आपको? ये होता है। एलिवेटेड हार्ट रेट एंड ब्लड लैक्टेट लेवल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इससे फिर ये होगा कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा और लैक्टेट थ्रेशोल्ड से भी ऊपर बढ़ जाएगा। ये ओवर ट्रेनिंग के सिम्टम्स हैं। टेपरिंग बेकार है, वैसे पढ़ा देती हूँ। टेपरिंग इज शॉर्ट टर्म रिडक्शन इन ट्रेनिंग लोड प्रेयर टू कंपटीशन। देखिए, कंपटीशन करने से पहले, खेल पे जाने से पहले, आप जितने लोड पे उसको काम करवा रहे हो, आप उससे कम लोड पे काम करवाओ ताकि वो थके ना। देखो बेटा, मैंने 60 kg उठाना है ना, और मैं पिछले लास्ट वाले 1 वीक में मैंने 60 kg की प्रैक्टिस कर ली, मुझे आ गया। अब मैं टेपर करने जा रही हूँ। टेपर का मतलब ये है बेटा कि मैं परफॉर्म करने से कुछ टाइम पहले प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ, तो मैं 60 kg पे करूंगी तो मैं थक जाऊंगी। शुड आई स्टार्ट फ्रॉम 50 kg? 50 kg पे मैं उसको इतना टेपर करूं कि जब मेरी परफॉर्मेंस का टाइम आए तो मैं 60 kg पे उठा लूं, ठीक है। अलाउ मसल्स टू रीसिंथेसाइज ग्लाइकोजन एंड हील फॉर ट्रेनिंग इंड्यूस्ड डैमेज। देखो, टेपर कुछ टाइम के से पहले ही होता है। जी मधु पूछे।
मैम अगर हमने प्रैक्टिस ट्रेनिंग 60 केजी के लिए लिए तो फिर हम जो है वो प्रैक्टिस 50 के लिए क्यों कर रहे हैं? तो हम डायरेक्ट 60 के लिए करें ना। देखो 60 केजी की आपने प्रैक्टिस की, आपके लिए मैक्सिमम था। 60 केजी की प्रैक्टिस के बाद आपको 1 घंटे का या ऐसे समझ लें 1 दिन का रेस्ट भी चाहिए होता है। मैं 1 घंटे के लिए 60 केजी उठाती हूँ, अगले दिन भी 1 घंटे के लिए 60 केजी उठाऊंगी। अब टैपर का मतलब है कि मैंने मेरी मेरी जो खेल शुरू होनी है जिसमें मैंने 60 केजी उठा के दिखाना है बंदों को, वो शुरू होनी है 2 बजे। टैपर का मतलब है प्रैक्टिस टेस्ट में कर रही हूँ 12 बजे या 1 बजे। अब अगर मैं 1 बजे 60 केजी उठा के टैपर कर लूंगी, यानी स्टार्ट ले लूंगी, प्रैक्टिस देख लूंगी अपनी, अब उस 60 केजी का खत्म होने के लिए, उसके लिए दोबारा से ग्लूकोजिन बनने के लिए, मुझे ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए, दोबारा से अपना वो जो मेरा डैमेज हुआ है 60 केजी उठाने से उसको हील होने के लिए, जो मैं 1 दिन पहले देती थी अब मैं वो 1 दिन नहीं दे सकती क्योंकि 2 घंटे बाद मैंने फिर से 60 केजी उठाना है। समझ आई? तो अब आपको टैपर करने के लिए 50 केजी उठाना है ताकि आपके पास कम लॉस हो, आपका VO2 मैक्स कम खर्च हो, आपकी ट्रेनिंग इंड्यूस हीलिंग डैमेज कम हो, ताकि आपकी हीलिंग 2 घंटे में हो जाए और आप उस वेट को उठा सको। समझ आई? 24 घंटे में मैंने 60 केजी उठाना है। अब अगर मैं टैपर में ही 60 केजी उठा लूंगी तो फिर मैं टैपर जो 2 घंटे पहले कर रही हूँ मैं उन्हें बोलूंगी यार 22 घंटे और इंतजार कर लो फिर उठा के दिखाऊंगी। इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो टैपर आप हमेशा कम लोड से करो ताकि आपकी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस रहे और स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ रहे। जैसे इंट्री टेस्ट देने से पहले वो जो रास्ता होता है जिसमें आप मिरपोखास से निकलकर लम्स तक जाते हो, उस रास्ते में आप क्या याद करते हो? पूरी बायोलॉजी, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स और पूरी इंग्लिश? नहीं, आप कहते हो मैं जिसमें थोड़ी वीक हूँ ना, जिस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, मैं इस 2 घंटे में वही सब्जेक्ट करूंगी बस, बाकी सब्जेक्ट मेरे परफेक्ट है। उसे कहते हैं टैपरिंग। लेकिन अगर टैपरिंग में आप सारे सब्जेक्ट्स का गुच्छा मुच्छा करके खल खला के सारा कुछ पी के चले जाओगे, इतना दिमाग माफ हो जाएगा कि फिर आप आगे काम नहीं कर सकोगे। बात समझ आ रही है मधु? जी मैम समझ गए। चलिए शुक्र, अच्छी बात। सो इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन बोथ स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस इवेंट। ठीक है, ये हमारा टैपरिंग खत्म और ये हमारा चैप्टर नंबर 21 भी खत्म। किसी को कोई भी सवाल है वो पूछे, और जिसको कुछ भी समझ नहीं आया वो कह सकता है, मैं रिपीट कर दूंगी लेक्चर। समझ आई? क्लास को एंड करें? मैम जी शीला। मैम हमने सुना था ना कि जैसे जिम ज्वाइन करते हैं फिर अगर जाना बंद कर दे तो वेट गेन हो जाता है। तो मैम कितना, मतलब जहाँ से इनिशियल से स्टार्ट करते हैं उतना या फिर उससे भी ज्यादा? उतना। देखो हमने मसल्स की क्या की, हमने मसल्स की ट्रेनिंग करवाई है, मसल की डिमोशन तो नहीं करवाई ना। ट्रेनिंग करके मसल के बल्क को हमने जितना अच्छा किया, ट्रेनिंग छोड़ने से मसल का बल्क वही आ जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। ये कुछ मिथ्स हैं, इन मिथ्स की वजह से लोग जिम की तरफ नहीं जाते। इन मिथ्स की वजह से जो हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं कि ये मिथ है और ये गलत है, वो अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते, वो बंदों को मतलब इंकरेज नहीं कर पाते जिम की तरफ। ये मिथ है। आप लॉस करते हो, रिवर्सिबिलिटी है बेटा, डिमोशन नहीं है। ट्रेनिंग प्रिंसिपल में रिवर्सिबिलिटी है, डिमोशन नहीं है। तो आप वहां जाते हो, उससे नीचे नहीं जाते। आप वेट लॉस करने के लिए अगर जिम जाना चाह रहे हो, आप वेट लॉस करने के लिए जिम जाओ, लेकिन उसके साथ गुड अच्छी हैबिट्स भी रखो। जिम को छोड़ो तो घर में एक्सरसाइज की मेंटेनेंस रखो। अगर एक्सरसाइज की मेंटेनेंस, अच्छी डाइट और एक्स्ट्रा मेडिसिन को अवॉइड करोगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा।
होगा भी तो बहुत लेट होगा, आपकी ट्रेनिंग ज़्यादा अरसे के लिए चलेगी। ये वही है बेटा प्लेट्यू फेज। जिम छोड़ते हो पीक पे वेट लॉस होता है, और प्लेट्यू फेज जब आप जिम छोड़ के घर एक्सरसाइजेस करते हो, प्लेट्यू फेज है। फिर तो आपने जितनी एक्सरसाइज की उतना मेंटेन रहे, एक्सरसाइज छोड़ी मेंटेनेंस खत्म। ठीक है, आ गई बात समझ? यस मैम। चलिए ठीक है, अब मैं क्लास को एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह अब हम कल की क्लासेस लेते हैं। 25 दिसंबर आप लोग की ऑफ है, हमारी भी लकीली। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज, अपना